अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन का, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जिक्र किया था कि किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वर्कआउट करती है। फिर हमने जो है ना बात की थी न्यू क्लासिकल अप्रोचेस सप्लाई के बारे में, और हमने जो है ना जिक्र किया था कीनेसियन अप्रोच के बारे में। आज हम देखने वाले हैं कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का इंटरेक्शन किस तरीके से होता है, प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन किस तरीके से होती है। जैसे हमने जो है ना एक सिंपल मैक्रो लेवल पे देखा था कि हम जो है ना पहले डिमांड और फिर सप्लाई को देखा, फिर हमें कहा कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होती है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी हम जो है ना उसी अप्रोच के साथ चलेंगे। तो पहली चीज हमारे पास आ जाती है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। तो कहता है कि नेशनल इनकम equilibrium can be achieved through both aggregate demand and supply forces similar to equilibrium discussed in microeconomics. We will explain this interaction though डिमांड एंड सप्लाई कर्व एज फॉलोज। ठीक है, जैसे हम डिमांड एंड सप्लाई में जो है ना नॉर्मल माइक्रो लेवल पे हम देख रहे थे, क्या था कि सेम एज इट इज तरीके से हम जो है ना यहाँ पे भी देखेंगे। डिमांड और सप्लाई हमारे पास क्या करती है, चीजें को डिटरमाइन करती है कि प्राइसेस कैसे होंगी, प्राइसेस क्या होंगी, प्राइसेस क्या नहीं होंगी। तो कहते हैं कि अगर हम देखें प्राइस लेवल और रियल नेशनल इनकम को हम देख रहे हैं, तो हमारे पास जो है ना प्राइस यहाँ पे जब लाई कर रही है तो क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे लाई कर रही है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन होगी तो हमने क्या कहा, हमारे पास जो है ना क्या हो रहा है, डेफिसिट हो रही है। क्यों डेफिसिट हो रही है कि हमारे पास जो है ना सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा आ रही है। ठीक है, लेकिन जब हमने इससे ऊपर देखा तो हमारे पास सरप्लस की सिचुएशन आ रही है। ठीक है, क्यों सरप्लस की आ रही है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। हमें उसकी जरूरत नहीं है लेकिन वो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमने कहा कि जब प्राइस आपके पास सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती है तो एक लेवल तक जब मार्केट सेचुरेट हो जाती है, इतनी ज्यादा चीजें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, तो वो प्राइसेस डाउन होकर वापस अपने उस प्राइस पे आना शुरू हो जाती है जहां पे हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, जहां पे हमारे पास जो है प्राइसेस हमारे ऐसे लेवल पे होती है जहां पे डिमांड उसकी उसके बराबर हो रही होती है। तो इसी सेम कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पे भी चलते हैं। तो कहते हैं कि द मैक्रो इकोनॉमी इज an equilibrium at the point where SRS, short and average curve, value of output produced within an economy is equal to aggregate demand, लेवल ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज की, जहाँ पे हमारे पास गुड और सर्विसेज के लिए जो है ना इंट्रैक्शन आ रही होती है एग्रीगेट डिमांड की, और जो हमारे पास शॉर्ट रन एवरेज कर्व का जिक्र आ रहा होता है। तो शॉर्ट रन एवरेज कर्व हमारे पास जहाँ पे लाई कर रहा है, क्रॉस हो रहा है हमारे किसके साथ, एग्रीगेट डिमांड के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिंपली हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस। लॉन्ग रन को हम देखें तो वो भी हमारे पास देखें इस लाई प्राइस लेवल पे हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहा है। तो हमने क्या कहा कि लॉन्ग रन तो हमारे पास चेंज और न्यू क्लासिकल अप्रोच के थ्रू, ठीक है, वो तो वैसे ही कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जहाँ पे हमारे पास शॉर्ट रन और एग्रीगेट डिमांड पे जिक्र है, वो दोनों आपस में जहाँ इंटरेक्ट होंगे हम उसको क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। सो कहते हैं कि नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम एंड आउटपुट गैप, इनके दरमियान आउटपुट गैप कब आएगा। तो कहता है कि पहली बात, although national income occurs where AD is equal to AS, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब बराबर होते हैं तो हमारे पास नेशनल इनकम अकर होती है। कहता है कि बट इन मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी सिंपल इक्विलिब्रियम इज नॉट एनफ, कि हम इस तरीके से इसको स्टडी करें, ये काफी नहीं है कि मैं कहूँ कि जी एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई बराबर होगी और बस ये मेरे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। कहता है कि however it becomes more relevant when these forces become equal before or exceeding the maximum potential of a country. What will happen if aggregate demand exceeds the maximum productive potential of a country, or if it remains below its full potential? Such situation of critical impact on the economic condition of a country. Therefore, it becomes more significant to elucidate them. ठीक है, कि हमने क्या कहा कि जब हमने जो है ना प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में जिक्र किया, तो कहता है कि हम तो जो है ना सिंपल ये कह रहे हैं कि जी कितनी प्राइस हो रही है, कितना जो हमारे पास डिमांड और सप्लाई चल रहा है, जहाँ पे कर्व आ गया तो हम उसको कहते हैं कि क्रॉस पे हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये तो हमारे पास सफिशिएंट नहीं है कि हम सिंपल कॉन्सेप्ट के थ्रू देखें मैक्रो पर्सपेक्टिव से भी। हम तो इसमें जो है ना किस चीज का जिक्र करते हैं, हम तो पोटेंशियल का जिक्र कर रहे हैं, कितने वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो है ना क्या होंगे, जहाँ पे हमारे पास फोर्सेस इक्वल होंगे या ज्यादा होंगे या कम होंगे, उसका इफेक्ट क्या होगा। जैसे हमने क्या कहा कि एग्रीगेट डिमांड हमारे पास ज्यादा है, ठीक है, और प्रोडक्टिव पोटेंशियल हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, कि एक्सीड द मैक्सिमम प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ अ कंट्री, की कंट्री इतना प्रोड्यूस नहीं कर सकती लेकिन डिमांड उसकी ज्यादा हो रही है। या फिर कहता है कि हमारे पास क्या हो रहा है कि इफ इट रिमेंस बिलो इट्स फुल पोटेंशियल, कि वो अपने फुल पोटेंशियल तक काम ही नहीं कर रहा, प्रोडक्शन नहीं कर रहा, तो इसके इफेक्ट क्या आएगा। तो इनका हम कहते हैं इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा सीरियस इफेक्ट आता है, क्रिटिकल इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें इस परस्पेक्टिव से भी इसको देखना होगा और हमें इस चीज को कंसिडर करना होगा कि यार जहाँ पे हमारे पास सरप्लस और डिफिसिट और इस किस्म की सिचुएशन चल रही है, हम अपने जो है फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर रहे, उन चीजों का इफेक्ट क्या होगा। सिर्फ ये काफी नहीं है कि हम कहते हैं कि जी यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और शॉर्ट टर्म एवरेज कर्व क्रॉस हो गया और हम इसको कहें कि ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होगी। तो इसके लिए हमें पहली चीज जो देखनी है दैट इज एन आउटपुट गैप। कहते हैं कि डिफरेंस between actual output of an economy and the production potential of an economy is known as output gap.
कि आपके पास क्या है, एक्चुअल आउटपुट इकोनॉमी जो प्रोड्यूस कर रही है और इसकी कैपेसिटी जितनी है उसको हम आउटपुट गैप कहते हैं। लेट्स से आप जो है ना जितना 50 चीजें प्रोड्यूस कर सकते थे आप 40 कर रहे हो, तो गैप आपके पास आ गया। ठीक है, तो इन चीजों को हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं और इसको हम आउटपुट गैप कहते हैं। तो इसमें हमारे पास दो किस्म की सिचुएशन हो सकती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा, कहता है कि वेयर एन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग बिलो इट्स पोटेंशियल और एक्चुअल आउटपुट एडी एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन पोटेंशियल आउटपुट वाईएफ। ठीक है, कि हमने क्या कहा, वाईएफ हमने कहा तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, कि फुल पोटेंशियल पे आप जब काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ कि इकोनॉमी क्या कर रही है कि वो एग्रीगेट डिमांड उसकी कम है, वो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं है। ठीक है, और उसके जो पोटेंशियल आउटपुट है वो ज्यादा है। फिर कहता है कि पॉजिटिव गैप कब होगा, वेयर एन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग बियॉन्ड इट्स प्रोडक्टिव पोटेंशियल और एक्चुअल आउटपुट एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है पोटेंशियल आउटपुट से। सो यहाँ पे जब हमने जिक्र किया था वाई एफ का, ठीक है, सो दैट इज बेसिकली द वाई एफ। जहाँ पे हमने किस चीज को देखा था, हमने कहा था कि हमारे पास क्या हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट, हमने कहा कि फुल कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है। तो सेम एज इट इज हमने यहाँ पे भी वाई एफ का जिक्र किया कि हमारे पास क्या हो रहा है कि जो है ना पोटेंशियल आउटपुट जो हमारे पास, हमारे प्रोडक्शन, हमारे पास जो वेजेस और ये चीज़ें आ रही है। ठीक है, हमारे जो एम्प्लॉयमेंट का हम जिक्र करें तो अगर हमारे पास फुली एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, तो फिर सिचुएशन हमारे पास क्या होगी, हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो हमारी इकोनॉमी पॉजिटिव गैप है, अगर वो कम कर रही है तो हमारे पास नेगेटिव गैप है। These two scenarios have great impact on overall economic performance of a country. However, we will discuss this possible situation and their impact on price and output determination in detail. ठीक है, कि दोनों का अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत खास इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी के ऊपर। तो जिसको हम जो है ना अभी फर्स्ट देखते हैं। तो जहाँ पे हमने नेगेटिव गैप का जिक्र किया तो कहते हैं उसको हम डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। क्या होता है डिफ्लेशनरी गैप, कहता है कि डिफ्लेशनरी और रिसेशनरी गैप एग्जिस्ट when the equilibrium in the economy is less than the production potential। आप 50 चीजें प्रोड्यूस कर सकते थे लेकिन आप 40 पे जा रहे हो। ठीक है, दैट इज योर डिफ्लेशनरी गैप। सो और एग्रीगेट डिमांड रिमेन्स लेस देन द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ अ कंट्री, या एग्रीगेट डिमांड आपकी इकोनॉमी में कम है और पोटेंशियल ज्यादा था। It represents that due to recessionary conditions, the economic resources are not fully utilized. This low AD aggregate demand causes a fall in overall price level, which is termed as deflationary gap। कि जहाँ पे आपके पास इकोनॉमी में क्या हो रहा है, फुल पोटेंशियल था लेकिन क्या हो रहा है कि डिमांड बहुत कम जा रही है। ठीक है, रिसेशन की सिचुएशन है आपके पास, प्राइसेस बहुत लो चल रही हैं। ठीक है, और आपकी जो है ना जो रिसोर्सेज है वो फुल यूटिलाइज नहीं हो रहे, फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, हमने कहा कि डिफ्लेशनरी गैप कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास एग्रीगेट डिमांड क्या है, वो कम होने की वजह से प्राइसेस भी कम हो रही है। एक चीज की डिमांड ही नहीं है तो उसकी प्राइस ज्यादा चार्ज क्या करोगे, तो जब उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी, ना होने के बराबर होगी, तो जाहिर सी बात है उसकी प्राइसेस भी रिड्यूस होने शुरू हो जाती है और इसको हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। सो एग्जांपल के जरिए से बता रहा है, कहता है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट ड्यू टू कोविड-19 economic activities are getting slow all over the world. Every country is experiencing worse recession. Due to bad economic conditions, consumption and investment expenditures have shrunk drastically. These recessionary phase will ultimately push a downward pressure on overall prices। जैसे आपके पास जो है कहता है कि कोविड की सिचुएशन थी, कंट्रीज बंद हो गई थी और जो है ना चीज़ों की डिमांड कम हो गई थी, लोग जो है ना बाहर जा ही नहीं रहे थे, इकोनॉमिक कंडीशन वर्स्ट होती जा रही थी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लोग के बहुत ही कम हो गए थे, ना होने के बराबर रह गए थे। हर एक को डर था कि अगर ये जो है ना लॉकडाउन वगैरह खत्म ना हुआ तो इनकम सोर्सेज उनके खत्म हो जाएंगे, तो उन्होंने अपने इनकम्स को लिमिटेड करना शुरू कर दिया। तो इस फेज को हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे पास जो है ना रिसेशन होता है। ठीक है, तो कहता है कि ये जो रिसेशनरी फेज था ये क्या करेगा, डाउनवर्ड प्रेशर करेगा ओवरऑल प्राइसेस पे, चीजों को सस्ता करेगा। जैसे पेट्रोल वगैरह की कीमतें थी तो क्या था, रिसेशन की वजह से या जो है ना कोविड की वजह से कितना सस्ता हो गया था, क्योंकि कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था पेट्रोल। तो जब उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा होता तो फिर हमारे पास सप्लाई भी बढ़ गई। सप्लाई बढ़ गई तो उनको जो है ना प्राइसेस कम करना पड़ी, और कुछ सोर्सेज के जरिए से आपने न्यूज में सुना भी था कि प्राइसेस पेट्रोल की इतनी आ गई थी कि वो नेगेटिव में जाना शुरू हो गई। क्यों, क्योंकि पेट्रोल प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन इस्तेमाल करने वाला कोई था ही नहीं, पूरी दुनिया बंद थी। उसकी वजह से क्या हुआ, उसके ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर आना शुरू हो गया और प्राइसेस बिलो आना शुरू हो गए। तो इसलिए कहता है कि आपके पास जब प्राइसेस यहाँ पे थी तो अब क्या हो गया, डाउनवर्ड प्रेशर आया, प्राइसेस यहाँ पे आ गई। ठीक है, सर कहता है कि हमारे पास इन ग्राफ द गैप बिटवीन वाई एफ एंड वाई आई रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव गैप, की वाई एफ और वाई आई के दरमियान हमारे पास जो गैप आ रहा है ये हमारे पास क्या करके डिफ्लेशनरी गैप आ रहा है, नेगेटिव, which occur due to fall in aggregate demand one even less than the productive potential of YF। कि प्रोडक्शन कैपेसिटी उसकी ज्यादा थी लेकिन वो क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है उससे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो डाउन होना शुरू हो गया। If aggregate expenditure decline in an economy from AD0 to AD1, कहता है the overall price level will also fall from
PO to P1 के, अगर ये हमारे पास डाउनवर्ड की तरफ आना शुरू हो गया, ये इस तरफ आना शुरू हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी में जो है ना एक प्रेशराइज आना शुरू हो जाएगा, एक्सपेंडिचर्स कम होना शुरू हो जाएंगे। जब एक्सपेंडिचर कम हो गए तो इससे क्या हुआ, प्राइसेस P से P0 से P1 की तरफ डाउनवर्ड आना शुरू हो गई, और ये चीज क्या करने का सोर्स बना, डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट करने का सोर्स बना। ठीक है कि हमने सिंपल उसी चीज को देखा ना, हमारे पास क्या हुआ कि वाई एफ उसमें जा रहा था लेकिन उसकी कैपेसिटी कम हो गई, क्यों, क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ स्टॉप हो गया। कोविड की वजह से जब सब कुछ स्टॉप होगा तो इकोनॉमी रुक गई, इकोनॉमी रुक गई तो हमारी फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही थी। जब पोटेंशियल कैपेसिटी उसकी कम होगी तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमने कहा कि एग्रीगेट डिमांड भी हमारे पास कम हो गई, और एग्रीगेट डिमांड की वजह से हमारे पास जो प्राइसेस थी वो भी डिक्रीज होना शुरू हो गई। कहता है कि अनदर अप्रोच टू सी डिफ्लेशनरी गैप इज इलस्ट्रेटेड बिलो, कि अगर हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एग्रीगेट सप्लाई जो हमने जो है ना उसके पर्सपेक्टिव से देखें, किनीज के पर्सपेक्टिव से देखें, तो क्या हुआ कि डिफ्लेशनरी गैप प्राइस टू से जो है ना यहाँ पे हमारे पास डाउनवर्ड आना शुरू हो गई, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ कि एग्रीगेट सप्लाई तो हमारे पास हमने कहा कि वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है कैपेसिटी के ऊपर, लेकिन हमारे पास क्या एग्रीगेट डिमांड कर्व को देखें तो वो तो हमारे पास डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, वो तो हमारे पास क्या होता है, एक्सपैंड हो रहा होता है। तो y1 से वो हमारे पास क्या हो गया, रिड्यूस होना शुरू हो गया, y0 की तरफ आना शुरू हो गया, तो नेशनल इनकम जो है ना जब उनकी रिड्यूस हो गई तो उसकी वजह से वो कम होना शुरू हो गया। जब वो कम हो गया तो आपके पास जो है ना बैकवर्ड की तरफ मूव होना शुरू हो गया, वापस चीजें श्रिंक होना शुरू हो गई, और वो इक्विलिब्रियम की तरफ आना शुरू हो गई, या फिर उससे भी कम होना शुरू हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव गैप, जिसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, वो डिफ्लेशनरी था, ये इन्फ्लेशनरी क्योंकि पॉजिटिव साइड पे हम जा रहे हैं। तो कहते हैं कि inflationary gap occurs when the equilibrium in the economy resides beyond the production potential or aggregate demand exceed over maximum potential of a country. It represents the aggregate expenditures due to expansionary conditions is increasing rapidly. Therefore, economic resources are insufficient to meet the potential demand. This high aggregate demand causes a rise in overall price level, which turns as inflationary gap. या जब आप देखें कोविड के बाद जब सब कुछ ओपन हुआ तो ऑटोमेटिकली हर एक चीज की डिमांड बढ़ना शुरू होगी, और लोग जो है ना हर चीज के ऊपर टूटना शुरू हो गए थे, तो फिर आपके पास क्या हुआ कि कंट्री के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे जितनी उनकी डिमांड जमा हो चुकी थी, तो वो डिमांड क्या हुआ, वो ज्यादा होना शुरू हो गया जितनी कंट्री की कैपेसिटी थी, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जब आपके पास चीजें मौजूद नहीं होंगी, लोग उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्राइसेस उनकी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास क्या होता है, डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगा। तो इसी को चीजों को हम कहते हैं सिंपली इन्फ्लेशन गैप। एग्जांपल दी हुई हमें, कहता है कि ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इकोनॉमिक ग्रोथ इन नेबरिंग कंट्रीज अ वेव ऑफ ऑप्टिमिज्म among investors can prevail in a country. This optimism can excite between business sectors to invest more in capital goods, which can lead to increase in factor market and so on. These rising expenditure will yank the aggregate demand beyond the economic potential of a country. Soon, available resources will become insufficient to meet this demand. Therefore, overall price level will increase. ठीक है, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे पास अचीव होती जा रही है डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज में, तो क्या हो जाएगा कि वहां पे इन्वेस्टर्स जो है ना वो क्या करेंगे, अपने कंट्री में पैसे पुट करना शुरू कर देंगे, और इससे क्या हो जाएगा, बिजनेस सेक्टर जो है ना वो बेनिफिट लेना शुरू हो जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है ना वो कैपिटल गुड्स में लगाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इंक्रीज आ जाएगा फैक्टर मार्केट में, वेजेस और इन चीज़ों की जरूरत पड़ना शुरू हो जाएगी। तो इतने ज्यादा तो हमारे पास जो है चीजें मौजूद नहीं है, जितना हमारे पास एक्सपेंडिचर होना शुरू हो गया, तो ये चीजें क्या कर देंगे, रिसोर्सेज कम होना शुरू हो जाएंगे, और हमारे पास जो है उनकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जब उनकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इसी को अगर हम ग्राफिकली देखें तो क्या हुआ, हमारे पास वाई एफ यहाँ पे फुल पोटेंशियल तक जा रहा था, लेकिन अब वो इंक्रीज हो गया हमारे पास। ठीक है, और वो हमारे पास क्या हो गया, एडी नॉट से वो चीज अब AD1 की तरफ आना शुरू हो गई है, हमारे पास डिमांड एग्रीगेट डिमांड उसकी इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास जो सप्लाई है शॉर्ट टर्म में वो भी जो है ना हमारे पास इस पॉइंट से इसकी तरफ मूव होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो है ना क्या हुआ, इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हुआ। तो कहता है कि इन्फ्लेशनरी गैप बेसिकली क्या हुआ कि इन द ग्राफ gap between YF and YI represents an inflationary gap, which occurs due to rise in aggregate demand beyond the productive potential, such that YF, if aggregate expenditure increase in an economy in any increase in any economy from AD0 to AD1, then the overall price level will also rose up from PO. It will increase a deflationary gap in country. ठीक है, कि जैसे हमने ग्राफ में देखा कि हमारे पास क्या हुआ कि वाई एफ से हमारे पास सिचुएशन कहाँ गई, वाई आई की तरफ गई, जो इन्फ्लेशनरी गैप को रिप्रेजेंट कर रही है।
क्यों कहता है कि जो हमारे पास क्या हुआ कि ए डिमांड एग्रीगेट डिमांड हमारे पास इंक्रीज होगी, तो इस वजह से दोनों के दरमियान गैप भी आ गया। ठीक है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी उसकी इतनी थी जितना जो है ना उसकी डिमांड बढ़ना शुरू हो गई। तो हमने क्या कहा कि इस तरीके से अगर हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी बढ़ना शुरू हो जाएंगे एडी नॉट से एडी वन की तरफ, तो इसकी वजह से प्राइसेस के ऊपर भी फर्क पड़ेगा और प्राइसेस भी पी नॉट से जो है ना वो ऊपर होना शुरू हो जाएंगी, पी वन पी टू की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। और हमारे पास क्या हो जाएगा, कहता है कि डेटा जो है ना डिफ्लेशनरी नहीं बल्कि इन्फ्लेशनरी गैप हमारे पास क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना इन्फ्लेशनरी गैप का सोर्स ये बन गया कि हमारे पास जो है ना जब प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी तो इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, और इन्फ्लेशनरी गैप जो हमारे पास इस वजह से क्रिएट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड एंड शॉर्ट टर्म एवरेज कर्व। ठीक है, वो तो हमारे पास इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप के बारे में जिक्र हुआ। So कहता है कि we have seen in the microeconomics that rise and fall in demand and supply in a market resettles the price and output in the market depending on the degree of change in both market forces. Similarly, this concept reveals in macroeconomic canvas there are different scenarios where both aggregate demand and short-term aggregate supply are shifted depending upon the magnitude. This can have an interesting effect on where the equilibrium points resettles. ठीक है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन चलती थी और प्राइसेस खुद बहुत एक दूसरे के लिए एडजस्ट होना शुरू हो जाती थी। ठीक है, जितना हमारे पास डिमांड और सप्लाई जो है ना रिसाइड करना शुरू कर देता था तो उसकी वजह से हमारे पास प्राइसेस भी मूव करना शुरू कर देती थी। सेम एज इट इज कहता है कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो है ना किस तरीके से जो है ना इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होता है, कहाँ से कहाँ तक मूव होता है, वो भी इस तरीके से इफेक्ट होता है। यहाँ पे हमें ग्राफ दिया गया, कहता है कि चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड जब होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, कहता है कि वी हैव सीन दैट इफेक्ट व्हाट इफेक्ट्स अ शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड will have when looking solely at जो है ना एग्रीगेट डिमांड कर्व। Here though we shall see how it affects the equilibrium of national income। कि अगर हम एग्रीगेट डिमांड को देखें तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो है ना एग्रीगेट प्राइसेस जो हमारे पास P2 से P1 की तरफ आ गई, तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो है ना कहते हैं कि P1 पे हमारे पास जो है सिचुएशन क्या थी, वाई नॉट पे सिचुएशन आ रही थी, P0 से पी वाई वन पे हमारे पास चल रही थी डिमांड। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, प्राइसेस हमारे पास जो है ना बढ़ गई और हमारे पास जो है ना क्या हो गया, इनकम भी जो है ना रियल इनकम भी हमारे पास इंक्रीज हो गया, लोगों की जो है ना कोई इनकम वगैरह चेंज होने की वजह से। तो कहते हैं कि we see that increase in aggregate demand shift is in the curve causes an expansion of the aggregate supply movement along curve leading to a new equilibrium at higher level of national income। कि इसकी वजह से क्या हुआ, सप्लाई में हमारे पास जो है ना एक्सपेंशन कंट्रैक्शन चली क्योंकि जो है ना हमारे पास डिमांड बढ़ी, प्राइसेस इंक्रीज का सोर्स बने, जब प्राइसेस इंक्रीज होगी तो हमारे पास सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो सप्लाई जब इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से हमारे पास क्या है, सप्लाई में हमारे पास एग्रीगेट मूवमेंट हुई, हमारे पास एक्सटेंशन की तरफ सिचुएशन चली गई, जबकि हमारे पास जो है ना डिमांड की जहाँ पे जिक्र था तो वहां पे हमारे पास जो है ना शिफ्ट हमें नजर आना शुरू हो गया। सो कहते हैं कि इन दिस प्रोसेस दिस causes an increase in price level within the economy, changes in short and aggregate supply. The change in condition of aggregate supply is also something that will bring about a new equilibrium in the macro economy। कि इस प्रोसेस में हमारे पास क्या हुआ कि जहाँ पे हमारे पास प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ इकोनॉमी में, क्या हो गया, शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर भी हमारे पास मूव हो गया क्योंकि वहां पे हमारे पास जो है ना क्या हुआ, मूवमेंट नजर आना शुरू हो गई। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या करता है, एग्रीगेट सप्लाई है, क्या हो गया, इज समथिंग दैट विल ब्रिंग अबाउट अ न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। तो हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया, यहाँ पे आया कि नहीं आया, डिमांड और सप्लाई हमारे पास दोनों जो है ना क्या हो गए, बराबर हो गए, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। पहले यहाँ पे क्रॉस कर रहे थे, अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉस करना शुरू कर दिया। कहता है कि अगर हम इस चीज को देखें तो हमारे पास जो है ना कहता है कि इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई लीड्स टू एक्सपेंशन अलोंग द एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो जहाँ पे हम जो है ना सप्लाई का जिक्र करें तो वहाँ पे भी सिचुएशन इस तरीके से होगी, न्यू प्राइस डिटरमाइन होना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ सिचुएशन कि प्राइस देखें P2 पे आ गई, प्राइस हमारे पास P0 था, तो प्राइस जब हमारे पास P0 थी तो वाई नॉट की सिचुएशन थी, जब प्राइसेस रिड्यूस हो गई तो हमारे पास क्या हुआ, सप्लाई हमारे पास जो है ना कम हो गई और हमारे पास जो है ना एग्रीगेट डिमांड बढ़ना शुरू हो गई। तो एग्रीगेट डिमांड में हमारे पास जो है ना क्या हुआ, एक्सपेंशन आ गई, जहाँ पे हमारे पास शॉर्ट टर्म एवरेज कर्व था वो हमारे पास क्या हो गया, डाउनवर्ड आ गया। तो जो प्राइस यहाँ पे लाई कर रही थी अब वो हमारे पास जो है ना डाउनवर्ड आना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास जो है ना डिमांड के ऊपर फर्क पड़ेगा तो हमारे पास सप्लाई जो है ना अपनी मूवमेंट वहां पे नजर आएगी, जहाँ पे हमारे पास जो है ना एग्रीगेट डिमांड में हमारे पास जो है ना मूवमेंट नजर आना शुरू हो जाएगी, प्राइसेस में इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, वहां पे हमारे पास शॉर्ट टर्म एवरेज कर्व में हमें जो है ना शिफ्ट नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए कहता है कि here the rise in the supply perhaps through a fall in the production cost has led to aggregate demand meeting it at a lower price level, thus increasing national output। कि हमारे पास क्या है, सप्लाई इंक्रीज होना शुरू होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, कहता है कि perhaps cost through a fall in production cost, कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी।
क्यों कम हो गई? क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, सप्लाई बढ़ना शुरू हो गई, हैज लेड टू एग्रीगेट डिमांड मीटिंग एट इट्स लोअर प्राइस, कि हमारे पास जो है सप्लाई बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास डिमांड जो है ना वो हमारे पास कम होना शुरू हो गई। क्यों? प्राइसेस रिड्यूस हो गई क्योंकि कम हो गई थी। और कहता है कि इंक्रीजिंग नेशनल आउटपुट, तो इस वजह से हमारे पास क्या, हमारे आउटपुट भी नेशनल इंक्रीज होना शुरू हो गया। ये हमारा जो है ना टॉपिक था, जो हमने यहाँ पे देखा हमारे पास, ठीक है, कि किस तरीके से हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन करता है। तो अगर आपको मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल की जो है ना डिमांड एंड सप्लाई क्लियर है, और आपके पास जो है ना जो हमने एग्रीगेट डिमांड और उसको देखा, तो वो दोनों ऑलमोस्ट हमें वहीं पे चेंजेस इतनी ज्यादा नजर नहीं आई, सेम ही हमारे पास कॉन्सेप्ट रिवील कर रहे थे। फिर जहाँ पे इक्विलिब्रियम का जिक्र आ गया, तो हमने क्या कहा था कि सप्लाई और डिमांड जो है जहाँ पे मीट करते हैं वहां पे हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे भी देखे, लेकिन हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या थे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की पर्सपेक्टिव से हम इन चीजों को देख रहे थे। तो इसलिए हमें ये चीजें थोड़ी सी चेंज नजर आनी शुरू हो गई कि यार यहाँ पे तो अब जो है ना डिफ्लेशन इन्फ्लेशनरी गैप्स का एक कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया। तो अगर हम चैप्टर के देखें, तो यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। स्टिकी नोट्स में देखें तो इस चैप्टर में हमने किस चीज के बारे में जिक्र किया, हमने पहली चीज जो देखी, तो हमने क्या कहा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड विद एन इकोनॉमी एट ए गिवन ओवरऑल प्राइस एंड इन ए गिवन टाइम पीरियड। जैसे हम जो है डिमांड का जिक्र करते थे सिंपल, उसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड की जितने हमारे पास गुड्स और सर्विसेज डिमांड हो रही है इकोनॉमी के अंदर एक खास प्राइस पे एक खास टाइम ड्यूरेशन के अंदर, उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, हमने कहा कि इफेक्टिव डिमांड क्या होगी, तो कहते हैं कि इफेक्टिव डिमांड इज एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी, इट इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग एक्चुअल इनकम रादर देन द इकोनॉमी प्रोडक्टिव पोटेंशियल व्हेन ऑल रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड, कि हम रिसोर्सेज के ऊपर इसको बेस नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास एक्चुअल इनकम जो होगी या एग्जिस्टिंग इनकम जो इकोनॉमी की होगी, वही हमें बताएगा कि हमारे पास इफेक्टिव डिमांड क्या चल रही है। एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हमने जिक्र किया, कहता है कि एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद एन इकोनॉमी एट ए गिवन ओवरऑल प्राइस एंड ए गिवन टाइम पीरियड। जो सिंपली सप्लाई की थी सेम एज इट इज, यहाँ पे हमने टोटल सप्लाई देखा कि इकोनॉमी के अंदर कितने प्रोड्यूस हो रही है एक खास प्राइस के ऊपर और एक खास ड्यूरेशन के अंदर। फिर हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज को देखा, हमने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, जिसको हम वाई एफ के जरिए से देखते हैं। तो कहता है कि जहाँ पे हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्स हैं इकोनॉमी में फुल यूटिलाइज हो रहे हैं, जिनको अगर हम कहें, कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट रिफ्लेक्ट्स दैट सिचुएशन ऑफ अ कंट्री व्हेन नो मोर प्रोडक्शन इज पॉसिबल, कि हमारे पास फुल कैपेसिटी चल चुकी है, लेकिन लेट्स से हमारे पास जो है ग्लास ऑफ वाटर है अब वो फुल हो चुका है, अब इसे ज्यादा करोगे तो वो बहना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी रिसोर्सेज थे वो फुली बेहतर तरीके से हम यूटिलाइज कर रहे हैं, और उसको हम क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, कि हम अपने रिसोर्सेज को बेहतर यूज कर रहे हैं और फुली कैपेसिटी पे 100% यूटिलाइज कर रहे हैं। फिर हमने कहा आउटपुट गैप, जिसको हमने क्या कहा, कहते हैं कि आउटपुट गैप इज द difference between actual output of an economy and the production potential of economy, कि पोटेंशियल था इकोनॉमी में कि ज्यादा प्रोड्यूस करे लेकिन वो कम प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसी के बेसिस पे हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें देखी, नेगेटिव गैप और पॉजिटिव गैप। नेगेटिव गैप हमने किसको कहा, कहता है कि नेगेटिव गैप इज वेयर एन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग बिलो इट्स पोटेंशियल और एक्चुअल आउटपुट एडी इज लेस देन वाईएफ, कि इकोनॉमी में जितने आपके पास जो है कैपेसिटी थी वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहा या उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, नेगेटिव गैप शो कर रहा है, जिसको हमने डिफ्लेशनरी गैप कहा। पॉजिटिव हमारे पास क्या होता है कि वेयर इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग बियॉन्ड इट्स प्रोडक्टिव पोटेंशियल और एक्चुअल आउटपुट एडी इज ग्रेटर देन वाईएफ, कि उतनी पोटेंशियल उसकी जो है ना जितनी थी उससे ज्यादा प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो जब वहां से जो है ना इम्प्लॉयमेंट जो है डिमांड इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, तो हमने क्या कहा, इन्फ्लेशनरी हमारे पास जो है ना गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो जो है ना हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करने के लिए हमने फिर देखा कि हमारे पास किस तरीके से इक्विलिब्रियम इन चीजों को एडजस्ट करता है। ठीक है, सो ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था जिसमें हमने इन तमाम कॉन्सेप्ट्स के डिटर्मिनेशन को देखी, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने जो है ना छोटे मोटे कॉन्सेप्ट देखे थे, उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हमने जो है ना इस चैप्टर को देखा कि हम किस तरीके से नेशनल इनकम को इंप्लीमेंट करते हैं और किस तरीके से हम उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं और कैसे हम जो है ना इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।